आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, जैसा कि लास्ट टाइम मैंने आपको फ़िज़िक्स के 9th चैप्टर जो कि जिसका नाम है नेचर ऑफ साइंस, वो उसका मैंने इंट्रोडक्शन आपको दिया, फुली डिटेल में आपको समझाया। ठीक है, उसकी नेचुरल फ़िलासफ़ी, ठीक है, उसके फिर आगे जो पार्ट्स बनते थे बायोलॉजिकल, फ़िज़िकल साइंसेज़ में आपको मैंने सारा कुछ बताया। फिर उसके बाद मैंने फ़िज़िक्स की डेफिनेशन को फुली कम्प्लीटली डिटेल से मैंने आपको समझाया। तो बेटा आज हम जो स्टडी करने जा रहे हैं, वो जैसा कि हमारे पास है ये नेचर ऑफ साइंस का हमारा टॉपिक है आगे, जो कि स्कोप ऑफ फिज़िक्स। तो बेटा ये ज़रा स्कोप ऑफ फिज़िक्स से पहले अगर आप ऊपर देखें कि आपके पास एक ना पैराग्राफ आपको शो हो रहे हैं। ये वही पैराग्राफ है, उसकी उसी के रिलेटेड मैंने आपको सबसे पहले आपको एक इंट्रोडक्शन दिया था। और आप इसको अच्छी तरीके से रीड आउट कर लीजिएगा। मोस्टली चीज़ें जो हैं वो मैंने आपको एक्स्ट्रा भी बताई हैं ताकि आपको उसका जो है बैकग्राउंड आपको समझ आ जाए। तो बेटा आज जो हमारा टॉपिक है वो है स्कोप ऑफ फिज़िक्स। इंतहाई इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ठीक है छोटा सा टॉपिक, लेकिन इसको थोड़ा सा मैं डिटेल्स में आपको समझाता हूँ। बेटा सबसे पहले तो इसमें यहाँ पे ना लिखा हुआ है, मैं आपको साथ मार्क भी करवा दूँगा जो जो आपने पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आपने करने होंगे। ठीक है, तो बेटा सबसे पहले आप देखें यहाँ पे फ़िज़िक्स की डेफिनेशन है। बेटा आप डेफिनेशन वही लिख सकती हैं जो कि मैंने आपको वहाँ पे लिखवाई थी फर्स्ट लेक्चर के अंदर। आप ज़रा वो देख लीजिएगा, हमारा जो फ़िज़िक्स का फर्स्ट लेक्चर है नेचर ऑफ साइंस का। तो बेटा इसने भी जो लिखी है वो भी बहुत ही अच्छी लिखी हुई है डेफिनेशन। ठीक है, और अगर बच्चे जिन स्टूडेंट्स को अगर ये डेफिनेशन थोड़ी बड़ी लगती है तो मैंने वहाँ फर्स्ट लेक्चर के अंदर डेफिनेशन लिखी हुई है, तो आप वो कर लीजिएगा। मैं ज़रा पढ़ता हूँ आपको तो आपके सामने। फिजिक्स इज़ द फंडामेंटल साइंस दैट डील विद द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द यूनिवर्स, दैट इज़ मैटर, एनर्जी, स्पेस, टाइम एंड देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप्स एंड इंट्रैक्शंस। बेटा सब कुछ वही बात हो रही है। मैंने आपको मैटर के मतलब वहाँ पे पढ़ाया, एनर्जी के मतलब बताया। आज यहाँ पे इसने दो चीज़ें एक ऐड कर दी हैं स्पेस और टाइम के अंदर। अब ये स्पेस और टाइम कहाँ पे यूज़ होती हैं बेटा? ये आइंस्टाइन की एक फिज़िक्स है जिसका नाम है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। उसके अंदर हम स्पेस और टाइम के रिलेटेड बात करते हैं फुली कम्प्लीटली डिटेल से। तो उसको मैं नीचे स्टडी करूँगा, आपको नीचे बताता हूँ स्पेस और टाइम का वहाँ पे क्या लेना देना है। एंड दे आर म्यूचुअल रिलेशनशिप्स, इन सब का मैटर का एनर्जी के साथ मैंने आपको रिलेशनशिप बना के दिखाया था। इन सब का आपस में किस तरीके से आपस में इंटरलिंक्ड होती हैं। ठीक है, तो इस तरह की जो फिज़िकल साइंस की जो ब्रांच है डेट इज़ कॉल्ड फिज़िक्स। तो बेटा आगे यहाँ तक आपकी फ़िज़िक्स की डेफिनेशन बनती है, मैं आपको मार्क भी कर देता हूँ। यहाँ से लेके मैं अगर आपको बताऊँ, यहाँ से मैं रेड कलर से आपको रिप्रेजेंट कर देता हूँ, थोड़ी थिकनेस बढ़ा लेते हैं। यहाँ से लेके बेटा यहाँ तक आपके पास क्या है, फ़िज़िक्स की डेफिनेशन बन रही है। क्लियर? तो फिर उसके बाद बेटा ज़रा देखें आपकी, it tries to understand how the universe works from the smallest subatomic particles to the largest star and the galaxy। ये क्या कहना चाह रहा है कि आपकी जो यूनिवर्स है वो एक छोटे से एक एटम के ज़रिए से किस तरीके से एक पूरे गैलेक्सी को होल्ड कर रही है, किस तरीके से वो स्टार्स बना रही है, गैलेक्सीज बना रही है। आप देखें ना, आपकी रोज़मर्रा की आप कोई भी चीज़ देखें, आपके सामने बेटा अभी भी कोई जो चीज़ पड़ी हुई है, आप वो देखेंगे वो सब कुछ एटम से बना हुआ है। आप खुद एटम से बने हुए हैं। आपकी कोई भी चीज़ जो है ना बेटा, वो लाइटर में जो है पार्टिकल जो कि एक एटम है, जिसको बाद आप पहले सब एटॉमिक पार्टिकल्स का नाम देते थे। ठीक है, जिसको आप एटम कहा जाता था, लेकिन बाद में फिर इसको इस थ्योरी को निगलेक्ट किया गया, जिसके बाद में ये देखा गया कि इस एटम से भी अंदर एटम जो है वो भी कुछ पार्टिकल से मिलके बना हुआ है। और वो पार्टिकल्स क्या थे? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। मैं उसके बारे में मुकम्मल डिटेल से आपको बताऊंगा कि ये डिस्कवर किसने किया, ये कब डिस्कवर हुए, इनके मैसेज क्या हैं, इनके ऊपर चार्जेस क्या हैं। ठीक है, इनके मतलब मैं सब आपको बताऊंगा। तो आए बेटा, जहाँ जहाँ जो जो चीज़ें ज़रूरी हैं वो आप करेंगे। तो बेटा ये वाली लाइन आप डिस्कार्ड कर दें, इतनी अहमियत नहीं है। ठीक है, आपने जब स्कोप ऑफ फिज़िक्स में लिखना है तो
तो कहते हैं वी हैव स्टडी सम ऑफ द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ द मैटर एनर्जी एंड देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप्स और इन द अर्लियर चैप्टर ऑफ दिस बुक। इसको ये भी आपने करना नहीं है, ये भी इस लाइन को भी आप डिस्कार्ड कर दें आप। आगे देखें, वी विल डिस्कस इन डिटेल द कॉन्सेप्ट ऑफ द स्पेस एंड टाइम इन द हायर क्लासेस। ब्रीफली, द स्पेस इज द थ्री dimensional extent in which all the objects and events occur. It provides the framework to define the position and the motion of various objects under the sum of force। इसको भी बेटा डिस्कार्ड कर दें, इसको भी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आपने जो अब आपने करना करते हुए जाना है वो होगा बेटा आपका यहाँ से द टाइम मेजरमेंट से। लेकिन उससे पहले ये साइड इन्फॉर्मेशन है, ज़रा उसको देख लें, इंतहाई इंपॉर्टेंट है। मैं इसके मतलब आपको एक वीडियो भी आपके सामने शो करता हूँ। तो बेटा यहाँ पे ये वीडियो इसमें डू यू नो में कह रहा है, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। कहता है कि दिस टॉय वाज वर्ल्ड बाय स्टीम वाज इन्वेंटेड बाय हीरो फ्रॉम Alexandria in 3rd century. However, the people did not think of the using such things for luxury and comfort in those days। अब बेटा ये है क्या, ये बेटा एक टॉय था। अब ये टॉय का काम क्या था कि आप क्या करते थे, इसके नीचे एक स्टीम होती है, मतलब इसके अंदर आप पानी डालते हो, पानी डाल के इसको नीचे से गर्म करते हो, तो गर्म करने से क्या होता था, ये रोटेट करने लग पड़ता था। यानी कि पानी गर्म होता है ना, तो स्टीम बनती थी, स्टीम बनने की वजह से ना ये रोटेट करता है, और इसके बाद ना वो एक ऐसे एल शेप्स इसकी ना वो बना जो है उसकी आर्म्स बनाई जाती थी, जिसकी वजह से ये अपने आप को रोटेट करवाता था। सेम लाइक जैसे कि एक आपका जो होता नहीं है लट्टू, उसकी तरह ही अपना आपको रोटेट करवाने लग पड़ता था। तो ज़रा काइंडली आप ज़रा ये वीडियो देखें, आपको सब समझ लग दिखाता हूँ। बेटा ये देखें, आपके पास ये इस तरीके से ये टॉय है। आप इसके अंदर पानी फिल करते हैं, इसको नीचे से आग लगाते हैं, ठीक है। और जब ये पानी अंदर से गर्म होता है तो बेटा इसका स्टीम बनना शुरू हो जाती है। आहिस्ता आहिस्ता ये अपने अंदर जब स्टीम इसकी बनना शुरू हो जाती है तो वो इसको फोर्स लगाता है सेंट्रीपिटल फोर्स के थ्रू। तो ये एल शेप से ऊपर देखें इसके बने हुए, तो ये बाजू जो है ये इसको रोटेट करवाते हैं, और ये देखें इस तरीके से ये रोटेट करने लग पड़ता है। तो ये इसको बोलते हैं बेटा स्टीम इंजन का नाम दिया जाता है, ठीक है बेटा। अब ज़रा देखें आगे, बेटा आगे हमारे पास है, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं हम, यहाँ से। अब बेटा कहता है कि द टाइम मेजर्स द सीक्वेंस एंड द ड्यूरेशन ऑफ द इवेंट, इट इज़ कंसिडर्ड 4 डायमेंशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ बेटा अब मैं बात करने जा रहा हूँ। कहता है कि टाइम जो होता है ना बेटा, किसी भी इवेंट की ड्यूरेशन को मेजर करता है और उसकी सीक्वेंस को मेजर करता है। जैसे कि हमने बेटा यहाँ पे बात की थी ना इसकी, ये वाला टाइम, ये उसके बारे में बात कर रहा है कि टाइम जो है वो किसी भी इवेंट के ड्यूरेशन को एक तो मेजर करता है, दूसरा एक सीक्वेंस जो है उसको मेजर करता है। इट इज़ कंसिडर 4 डायमेंशन, और इसको हम 4 डायमेंशन में कंसिडर करते हैं। अब बात आती है कि पहले तो मैं आपको बात बताता हूँ कि डायमेंशन क्या चीज़ है। टाइम की तो आपको वैसे पता है कि टाइम क्या है, किसी भी इवेंट के दौरानिए को मेजर करना। और यहाँ पे जो डायमेंशन है बेटा, इसका कॉन्सेप्ट को मैं आपको एक ये पिक्चर देखें बेटा, इसमें आप ज़रा ये पहली पिक्चर देखें, ये वाली। बेटा इसमें देखें आपके पास ये एक लाइन है। अब इस लाइन में आपके पास दो ही ऑप्शन है, या तो आप बिल्कुल बेटा लेफ़्ट पे राइट पे जाएंगे, या आप बिल्कुल लेफ़्ट पे जाओगे। जैसे कि आप नीचे देखें इसने रिप्रेजेंट करके दिया है, ये ग्रीन लाइन में ज़रा देखिए आप, या तो आप राइट पे जाओगे या लेफ़्ट पे जाओगे, आपके पास जस्ट दो ही ऑप्शन है बेटा। इस तरह की डायमेंशन को आप बोलते हैं वन डायमेंशन। आप एक यहाँ पे लाइन लगा लें कागज़ के ऊपर, ठीक है। तो आपके पास ओनली टू वेज़ हैं कि आप उसकी राइट साइड पे जाएं या लेफ़्ट साइड पे। फिर उसके बाद बेटा हमारे पास टू डायमेंशन आ जाती हैं बेटा उसी लाइन के साथ। जैसे कि अगर यहाँ पे फ़र्ज़ करो मैंने एक लाइन लगाई, और फिर उसी की लाइन के एंड पे मैंने एक और लाइन वर्टिकल पोजीशन के अंदर मैंने ड्रॉ कर दी। आपने एक हॉरिजॉन्टल में लाइन ड्रॉ की, फिर एक वर्टिकल में ड्रॉ की। तो अब आपके पास बेटा दो ऑप्शन है, एक तो आप बिल्कुल हॉरिजॉन्टल पोर्शन में जा सकते हो, और एक वर्टिकल पोर्शन में आप जा सकते हो। मैं बिल्कुल इंतहाई आसान वर्ड्स में आपको बता रहा हूँ। डायमेंशन का कॉन्सेप्ट बच्चों को नहीं माइंड में बैठता, तो मैं आपको बहुत ही इंतहाई आसान वर्ड्स में आपको बता रहा हूँ। तो ये वेज होते हैं डायमेंशंस को ट्रीट करने के, और इनको समझने में, और इनको एक्सप्लेन करने के। एक लेफ़्ट साइड पे जाओ या राइट साइड पे जाओ, ये एक इसकी है। इसके पास एक वे है कि आप लेफ़्ट पे जा सकते हो या राइट पे जा सकते हो, और एक इसके पास अप एंड डाउन होने की पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है इसकी। तो वो इसको इस तरह की डायमेंशन को बेटा क्या बोलते हैं, सेकंड डायमेंशन। पीछे देखें आप, थर्ड डायमेंशन क्या होती हैं।
बेटा यही वो थर्ड डायमेंशन है जो कि आप अपनी फिजिक रियल लाइफ के अंदर आप इसको यूज़ करते हैं, ठीक है, जिनको आप एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं, और इसका हम एक नाम देते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम भी बोलते हैं, और इसको हम स्पेशल कोऑर्डिनेट्स भी नाम देते हैं। इसके डिफरेंट नाम होते हैं, थ्री डायमेंशनल भी बोलते हैं, 3D भी बोलते हैं, ट्राई डायमेंशनल भी बोलते हैं आप इसको, ठीक है। तो ये जो अभी हम थ्री डायमेंशन पढ़े हैं, मैं उसके बारे में बता देता हूँ, इसको पढ़ते कैसे हैं आप। बेटा ये देखें, ये पोर्शन है आपने कंसिडर किया हुआ है एक्स का, ये ज़रा ये पोर्शन आप, और फिर एक यहाँ से लेके इसकी बैक साइड पे, ये जो इसकी साइड पे जा रही है, आप ये ऐसा समझें कि ये इसकी क्या है, एक लेंथ है, और ये क्या है, इसकी एक विड्थ है, ठीक है। अब बेटा यहाँ पे इसने लाइन तो एक बाहर बना दी है ना, इसको बाहर नहीं बनानी चाहिए थी, इसको यहाँ पे बनानी चाहिए थी ये वाली लाइन। तो इसको बेटा यहाँ पे जब हम बनाते ना, यहाँ भी नहीं, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे बनाते हैं ये वाला पॉइंट, तो इसकी बेटा अगर यहाँ पे ये देखें, मेरा ये जो एरो जा रहा है ऊपर, ये कर्सर जो है ऊपर जाए यहाँ तक, अगर बेटा ये असल लाइन जो है, इस लाइन को अगर आप ना उठा कर अगर यहाँ पे लेके आए इस पॉइंट पे, तो यहाँ पे अब क्या बन गई, ये इसकी हाइट आ जाएगी इस क्यूब की। ये असल में शेप क्या बनी है बेटा, एक क्यूब शेप बनी हुई है, इसकी यहाँ तक बेटा हाइट आ जाएगी, और यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी क्या आ जाएगी, विथ आ जाएगी, और यहाँ से इसकी यहाँ तक आ जाएगी, इसकी लेंथ आ जाएगी। तो बेटा ये तीन इसके हैं वेज हैं, थ्री वेज हैं जो कि पॉसिबल वेज हैं, जिसके ज़रिए से आप यहाँ इधर से इस पॉइंट से यहाँ तक मूव कर सकते हो, फिर यहाँ से यहाँ पे मूव कर सकते हो, और इसको यहाँ से यहाँ पे मूव कर सकते हो। और बेटा यही तीन पॉइंट्स हैं जो कि आपकी रियल लाइफ में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसको आप एक्स का, इसको अगर मैं एक्स का नाम देता हूँ तो इसको मैं वाई का नाम दूंगा, तो जो ये वाला पोर्शन होगा इसको मैं जेड का नाम दे देता हूँ। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि इसको ही एक्स कहना है, कि हम इसको ही एक्स बोलें और इसको ही वाई बोलें और इसको जेड बोलें, आपकी मर्ज़ी है बेटा, जिस मर्ज़ी को जो नाम दे दें। क्यों? क्योंकि तीनों के तीनों आपस में 90 डिग्री पे होते हैं, यहाँ से यहाँ पे 90 डिग्री, और ये वाला इसके साथ 90 डिग्री, और ये वाला जो है, ये वाला ये जो ये वाला और ये वाला, ये दोनों आपस में 90 डिग्री पे होते हैं। तो आप बेशक इनको जो मर्ज़ी नाम दें, तो इनको हम बोल सकते हैं बेटा, इनको हम बोलते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसमें एक्स वाई जेड को हम फुली एक्सप्लेन करते हैं। जैसे कि अब यहाँ पे हमने बात की, जैसे कि यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि फोर डायमेंशन टाइम के बारे में हमने बात की है। यहाँ पे टाइम के पास बेटा क्या होता है, फोर डायमेंशन क्वांटिटी है, ये मेजरमेंट होती है इसकी। तो फोर डायमेंशन हम लेके चलते हैं, तो वो कैसे, उसको कैसे लिखा जाता है, मैं आपको यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ यहाँ पे। तो बेटा जब भी हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम कुछ इस शेप में इसको रिप्रेजेंट करते हैं। मैं इसको ब्लैक से कर देता हूँ, एक्स वाई जेड एंड टी। तो बेटा ये इस तरीके से डायमेंशन को हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, किसकी, ये इस पर सिर्फ और सिर्फ बेटा मैं टाइम के बारे में बात कर रहा हूँ, किसी और की नहीं। अब बात आती है कि ये एक्स यहाँ पे क्या शो कर रहा है, एक्स वाई जेड, ये बेटा आपको बताते हैं स्पेस कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया, ये जो एक आप ये पिक्चर देखें, इसके अंदर ये पॉइंट आपको नज़र आ रहा है ना, ये येलो वाला। अब यहाँ इस पॉइंट से रख के हम यहाँ तक इसकी लोकेशन को मालूम कर सकते हैं, एग्जैक्टली आपको मालूम होगी इसकी। इसलिए हम थ्री थ्री डायमेंशंस को हम मालूम करते हैं, आपकी स्पेस कोऑर्डिनेट्स के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। और जब साथ ही आप इसको टाइमली भी उसको कंसिडर करते हैं, टाइम भी उसको साथ कंसिडर करना हो, तो फिर बेटा आप इसको यूँ लिखते हो, एक्स वाई जेड, एक्स कामा वाई कामा जेड कामा टी की फॉर्म में आप इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देते हो। अब बेटा आपके पास फिर आगे इसकी एग्जांपल्स हैं कि इसको हम यूज़ कहाँ पे करते हैं बेटा, इसकी आगे आगे इसकी एग्जांपल्स हैं, जिसमें हम यहाँ पे मैं आपको ये मार्क करवा देता हूँ, ये वाला ऑसिलेटिंग मोशन किसकी, बेटा आपके पास सिंपल पेंडुलम देखा है, सिंपल पेंडुलम की ऑसिलेटिंग मोशन को अब यहाँ पे हम रिप्रेजेंट करेंगे। अब सिंपल मोशन की इसकी उसकी किस शेप की होगी, मैं ज़रा आपको दिखाता हूँ। आप चूँकि सिंपल पेंडुलम को डिस्कस करने जा रहे हैं, तो आपको पता है कि सिंपल पेंडुलम जो है, उसमें हम टाइम इंटरवल को उसको देखेंगे, डिटरमिन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेशन। आपके सामने ये एक सिंपल पेंडुलम है,
ये बेटा इसके ये एक हुक से बंधा हुआ है, ठीक है, एक फिक्स पॉइंट से। और यहाँ पे एक थ्रेड के साथ हमने वैसे इसकी ना ये मीन पोजीशन है, जो कि ये जहाँ पे मैं एरो लेके आ रहा हूँ, ये इसकी मीन पोजीशन है। जब छोड़ के रखेंगे कोई भी फोर्स इसके ऊपर नहीं लगेगी, तो ये इस पोजीशन पे होगा। इस पोजीशन को हम इसको बेटा बोलते हैं मीन पोजीशन। जब बेटा इसको यहाँ से इसने क्या किया, इसने यहाँ से यहाँ पे लेके आया इस पॉइंट के ऊपर। तो इस पॉइंट पे लेकर आने में इसको एक तो टाइम लगा। जब इसको यहाँ से हम छोड़ेंगे, इसको रिलीज़ करवाएंगे, तो बेटा ये यहाँ पे मूव करके आएगा। जहाँ से छोड़ा है इतना ही डिस्टेंस को कवर करेगा। फिर आपको पता है कि टाइम एयर फ्रिक्शंस भी हैं। एयर फ्रिक्शन होने की वजह से यहाँ पे ये दोबारा नहीं जा पाएगा, थोड़ा सा आगे आएगा यहाँ पे इस पोर्शन पे, फिर यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ होते 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 एक टाइम आएगा बेटा, इस बॉब को क्या है कि ये अपने आप को रेस्ट पोजीशन पे लेकर आ जाएगा, स्टेशनरी पोजीशन पे लेके आ जाएगा। तो यहाँ पे इसको बेटा टाइम लगेगा ना। तो यहाँ पे इसलिए हम ये इसने बताया था कि टाइम क्या करता है, किसी भी इवेंट की ड्यूरेशन को मेजर करता है और उसके सीक्वेंस को मेजर करता है। फिर एक बेटा एक और है आपकी एक एग्जांपल है जिसका नाम है मैं आपको एक और कलर आपको दे देता हूँ यहाँ पे, टाइम डायलेशन। अब टाइम डायलेशन क्या है, विच इज़, ये बेटा आपके ना मुख्तलिफ तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ ऑसिलेटिंग मोशन ऑफ द सिंपल पेंडुलम। मैं अगर यहाँ पे आपको लिख के दूँ, आपकी यहाँ पे जगह नहीं है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि व्हाट इज़ द, पहले तो आपको मैं टाइम के बारे में लिख देता हूँ, व्हाट टाइम मेजर्स। आपका एक ये शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे। फिर उसके बाद जो सेकंड हमने बनाया, तो वो क्या बन सकता है, वो एक्चुअली उसकी एग्जांपल भी हैं, वो आपने वो भी नोट कर लेनी है। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ सिंपल, मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में सिंपल पेंडुलम लिख देता हूँ ऐसे करके। ठीक हो गया बेटा जी। आगे फिर देखिए, फिर आगे जैसे जैसे इसके बेटा क्वेश्चन बनते जाएंगे, यहाँ पे आपको मैंने मार्क करवा दूंगा ताकि आप लोगों के वो क्वेश्चन आप लोगों ने नोट डाउन कर लेने। तो फिर मैं आपको आंसर्स भी आपको बता देता हूँ कि कहाँ से लेके कहाँ तक करने हैं। आगे टाइम डायलेशन है, ये पहले हम स्टडी कर लेते हैं इसके लिए क्या क्वेश्चन बनेगा। कहता है कि अनदर एग्जांपल इज द टाइम डायलेशन विच इज़ अ फिनोमेना डिस्कस्ड बाय द स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी वेयर टाइम पास स्लोली फॉर एन ऑब्जर्वर मूविंग एट अल्ट्रा हाई स्पीड कंपेयर टू वन रिलेटिविटी एट रेस्ट। बेटा इंतहाई इंतहाई इम्पोर्टेंट ये सवाल है और आपको समझना है कि व्हाट इज़ टाइम डायलेशन। बेटा मैं अगर आपको बताऊं, एक शख्स आपके ज़मीन पे ऊपर खड़ा हुआ है और एक शख्स चांद के ऊपर खड़ा हुआ है या बैठा हुआ है, इट डजेंट मैटर। अब उन दोनों का आपस में एक कनेक्शन है, एक राब्ता है, ठीक है, एक कम्युनिकेशन है उनके दरमियान। अब जो ज़मीन के ऊपर अर्थ के ऊपर बंदा खड़ा हुआ है, जहाँ पे वो रह के दूसरी बंदे को ऑब्ज़र्व कर रहा है जो कि चाँद के ऊपर है, तो इस बंदे को बोलेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस उस जगह को बोला जाता है जहाँ पे कोई शख्स खड़ा होके किसी दूसरी चीज़ को ऑब्ज़र्व कर रहा हो, डैट इज़ कॉल्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो बेटा यहाँ पे जो अर्थ के ऊपर जो इंसान है, वो जब एक चाँद के ऊपर रह बैठा हुआ बंदा है या उससे कहेगा कि तुम मूव कर रहे हो, तो वो कहेगा नहीं मैं तो मूव नहीं कर रहा। वो कहेगा, वो जो चाँद के ऊपर बंदा बंदा बैठा हुआ है वो कहेगा ज़मीन वाले को, नहीं मैं तो रेस्ट पे हूँ, तुम मूव कर रहे हो। हालांकि दोनों सच बोल रहे हैं, दोनों ठीक बात कर रहे हैं, लेकिन दोनों का फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिफरेंट है बेटा। दोनों का फ्रेम ऑफ रेफरेंस इसलिए डिफरेंस है कि एक ज़मीन के ऊपर है और एक स्पेस में है, मतलब चाँद के ऊपर है। तो बेटा दोनों का एक दूसरे की जो ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट है वो दोनों की डिफरेंट होगी। अब देखेंगे, अब टाइम के लिहाज से बात करते हैं हम, तो चूंकि टाइम के बारे में बात कर रहे हैं, तो मैंने ये अभी जो कंसेप्ट बताया ये स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की मतलब आपको बताया कि वो जो है ना टाइम और स्पेस आपस में जो है इंटरकनेक्टेड हैं, वो नीचे मैं भी बात करता हूँ आपको। अब टाइम डायलेशन की बात सुने बेटा, एक शख्स है ज़मीन के ऊपर और एक शख्स है स्पेस में, स्पेसशिप में जा रहा है। तो एक शख्स जो है स्पेसशिप में जा रहा है, तो उसको उसके उसने जो अपनी वहाँ पे हैंड वॉच पहनी हुई है, आप उसका टाइम देखें,
और जो ज़मीन के ऊपर बंदा बैठा हुआ है उसका टाइम देखें, दोनों सेम वॉच हैं, दोनों ने टाइम के ऊपर जो है उसके टाइम की जो सेटलमेंट है वो बिल्कुल ठीक की हुई है। तो फ़र्ज़ करें दोनों ने 1 बजे का टाइम सेट किया है और वो एक शख्स जो है वो स्पेसशिप में निकल गया। अब आप देखेंगे कि जो ज़मीन के ऊपर शख्स है उसका टाइम जो है वो फास्टली मूव कर रहा होगा, लेकिन और जो स्पेसशिप में होगा उसका जो टाइम है वो वेरी स्लो मूव कर रहा होगा। बेटा ये आपके पास मैंने कहा कि एक वॉच है और ये एक वॉच है। ये वो बंदे की वॉच है जो कि स्पेसशिप में जाने वाला है, स्पेसशिप मतलब में एयरक्राफ्ट में बैठा हुआ है और स्पेसशिप में जा रहा है। और ये बंदा है जो कि ज़मीन के ऊपर है, ये उसके पास वॉच है। और ये देखें, अभी जब वो स्पेसशिप में जा रहा है, ये देखें इसकी वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जब वो स्पेसशिप में जा रहा है तो उसका ये टाइम देखें, पहले वो 12 पे थी, अब किधर चली गई, 2 से थोड़ा सा आगे आ गई। और यहाँ पे टी एम का क्या कहने का मतलब है कि मूविंग टाइम, एम का मतलब है मूविंग, टी का मतलब टाइम, मूविंग टाइम में उसका 2.2 माइक्रो सेकेंड गुजरा है। लेकिन जो कि ज़मीन के ऊपर एक शख्स था उसका टाइम ज़रा देखें, उसकी तो बेटा ये जो नीडल है वो किधर पहुँच गई है, 9 के करीब और 8 के दरमियान में पहुँच गई है। 8 और 9 के दरमियान दरमियान में लाइक आ रही है, तो इसका क्या हुआ ना, जो स्पेस में जो कि स्टेशनरी टाइम इसको बोलते हैं, एस को बोलेंगे यहाँ पे स्टेशनरी, और टी है टाइम। स्टेशनरी टाइम जो है वो 8.8 माइक्रो सेकेंड है। तो ज़रा यहाँ पे देखें, तो ये चीज़ मैं आपको बता रहा था कि आप जब स्पेस में जाते हो ना तो बेटा टाइम डायलेट हो जाता है, टाइम आपके पास कम हो जाता है। ठीक है। तो अगर आप बेटा जवान रहना चाहते हैं, आप यंग रहना चाहते हैं, तो बेटा आप स्पेसशिप में मूव करें। तो आप देखेंगे कि आपकी जो एज है, एज प्रोसेस रेट है वो आपका कम हो जाएगा। और जो जब आप वापस आएंगे तो आप देखेंगे तो आपके जो कंपेनियंस, जो भी आपके साथी फ्रेंड्स वगैरह होंगे, तो वो आपको वो बूढ़े हो जाएंगे और आप अभी उनके सामने जवान होंगे। तो ये एक इंतहाई एक वेरी इंटरेस्टिंग ये एक प्रोसेस है टाइम डायलेशन का। तो इसको आपने कहाँ से करना है, एक एग्जांपल है टाइम डायलेशन के बारे में। तो टाइम डायलेशन विच इज़ अ फिनोमेना डिस्कस्ड बाय द स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी वेयर टाइम पासेस स्लोली फॉर एन ऑब्जर्वर मूविंग एट अल्ट्रा हाई स्पीड कंपेयर टू वन रिलेटिविटी एट रेस्ट। यहाँ तक आपने करना है, मैं इसका क्वेश्चन यहाँ पे लिख देता हूँ। इसके लिए आप ऐसे कर लें, एक तो इसकी एग्जांपल भी बनती है टाइम की, और आपने इसके लिए ये टाइम भी आप लोगों ने लिख लेना है, डिफाइन टाइम डायलेशन, बस सिंपल इसका ये कर दें। ठीक है जी। तो टाइम डायलेशन हो गया। और फिर उसके बाद बेटा आपने यहाँ से मैं ये मार्क भी कर दूँ ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। टाइम डायलेशन के यहाँ से लेके और यहाँ तक आपने बेटा इसकी डेफिनेशन करनी है। ठीक है जी। आगे फिर बेटा एक और आ जाती है, फिजिक्स एक्सप्लोर हाउ दीज फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स आर इंटरकनेक्टेड। इसको करने की ज़रूरत नहीं है, डिस्कार्ड करें इसे। फिर उसके बाद मैं आपको यहाँ पे येलो सी मार्क करवा देता हूँ, ये वाली द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जो इसका पूरा नाम होता है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो आप लोगों ने साल लिखने थे बेटा स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहती क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आइंस्टाइन की थ्योरी है। तो क्या इसमें कहता है कि हाउ स्पेस एंड टाइम आर नॉट एब्सोल्यूट क्वांटिटीज़ बट आर रिलेटेड टू ईच अदर। कि स्पेस और टाइम दोनों जो हैं, आपको ऐसे तो लगता है कि एब्सोल्यूट क्वांटिटी नहीं है। जैसे कि अभी थोड़ी देर मैंने आपको एक पहले बात बताई थी कि एक शख्स ज़मीन के ऊपर है और एक शख्स आपका चाँद के ऊपर है, दोनों की जो है जो पॉइंट्स हैं दोनों मैच नहीं हो रहे। तो यहाँ पे दोनों बिल्कुल डिफरेंट बात करेंगे। दो आपको ये भी मैंने बताया कि टाइम ज़मीन के ऊपर और होगा और स्पेस के अंदर टाइम और होगा। तो यहाँ पे वो बात कहना चाह रहा है कि स्पेस और टाइम दोनों एब्सोल्यूट क्वांटिटीज़ नहीं है। एब्सोल्यूट क्वांटिटीज़ का मतलब आपके दोनों के आंसर बिल्कुल बराबर नहीं आ रहे, मैच नहीं कर रहे। तो यहाँ पे ये है कि स्पेस टाइम के लिहाज से अगर देखा जाए तो आपके जवाब आपके दोनों बराबर नहीं आ जाते, क्योंकि आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो होता है वो डिफरेंट होता है। और फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, मैं अभी बताया कि जहाँ पे आप रह के चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे होते हो। ठीक है। तो लेकिन एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, इस स्पेस का टाइम के साथ और टाइम का स्पेस के साथ बेटा इंतहाई इंपॉर्टेंट रिलेशन है। कैसे बेटा, स्पेस है तो जाहिर सी बात है फिर टाइम भी तो होगा। हर कोई चीज़ मूव कर रही है, जो भी है उनके अंदर डायनामिक्स मोशंस हो रही हैं, तो वो बेटा उसके साथ तो टाइम मस्ट है। टाइम के बगैर तो बेटा मैं तो ये जो आपकी रियल वर्ल्ड है ये तो मीनिंगलेस है। और जब टाइम है तो ज़ाहिर सी बात है फिर स्पेस भी होगा। यूँ आप ये समझें कि आप मैं क्या नाम है, ये स्पेस और टाइम इन दोनों का रिलेशन,
और टाइम का स्पेस के साथ ये रिलेशन इंतहाई इम्पोर्टेंट। इसलिए कहते हैं कि ये दोनों आपस में क्या है बेटा, आर रिलेटेड टू ईच अदर हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ से लेके बेटा आपने द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से लेना है और आपने कहाँ तक करना है, ये यहाँ तक कर लें। इट डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन द स्पेस एंड टाइम एंड हाउ दे आर इन्फ्लुएंस बाई द ग्रेविटी एंड स्पीड। नहीं, आप जस्ट यहाँ तक करें, यहाँ तक काफ़ी है आपके लिए। ठीक है जी। फिर एक और बेटा एक एग्जांपल है, वो किसकी है, इसी की है। ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की है। उसमें आपको क्या कहा जाता है, कहता है कि द बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड मैसिव ऑब्जेक्ट्स लाइक स्टार्स। बेटा एक बड़े बड़े स्टार्स होते हैं और वहाँ से आप देखते हैं कि लाइट का बेंड होना, वहाँ पे स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का ही रोल है। अब आप कहें कि सर जो लाइट है वो कैसे बेंड हो जाती है स्टार्स के साथ। बेटा जो लाइट है ना, आपके मीडियम पे डिपेंड करती है। ठीक है, जब भी वो किसी एक रेयर मीडियम से किसी डेंसर मीडियम में जाती है तो लाइट अपनी वैल्यूज चेंज कर लेती है। बेटा फिर आपके पास जब लाइट एक जगह से दूसरी जगह जब ट्रैवल करती है तो उसकी लाइट की स्पीड चेंज हो जाती है। तो उसकी वैल्यू होती है 3 × 10⁻⁸ तो और जब अगर फ़र्ज़ करें मैं ये लाइट मूव करके किधर आ रही है, किसी गिलास में आ रही है, किस में आ रही है, गिलास में आ रही है, तो बेटा वहाँ पे इसकी स्पीड हो जाती है 2.0 × 10⁻⁸ तो बेटा ये चीज़ आपने इस चीज़ को मद्देनज़र रखना है कि जब ये लाइट किसी एक मीडियम से दूसरी मीडियम में जाती है तो वहाँ पे वो क्या कर जाती है, बेंड कर जाती है। बेंड मतलब वहाँ पे रिफ्रैक्ट कर जाती है। ठीक है ना। तो बेटा इसकी एक और आगे फिज़िक्स की एक ब्रांच है जो कि हमारे पास क्वांटम मैकेनिक्स है। तो आप यहाँ से करना चाहें कर सकते हैं, आगे भी मैंने इसको क्लियर कराना है। ये जो आगे हमारे पास ब्रांचेस आ रही हैं आगे, तो यहाँ से आप हम इसको कवर कर सकते हैं। तो बेटा ये आपके पास क्वांटम मैकेनिक्स की ब्रांच है जिसमें आप क्या करते हैं, आपके एटॉमिक लेवल पर, माइक्रो लेवल पर आप क्या करते हो, एटम्स की स्टडी करते हो। फिर एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल्स जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, क्वार्क्स, म्यून्स, ठीक है, हाइड्रॉन्स, सब की इनकी स्टडी करते हो किस लेवल पे, क्वांटम मैकेनिक्स में। ठीक है जी। तो आगे से बेटा ये करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी बेटा डेफिनेशन बनती है क्वांटम मैकेनिक्स ही, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है बेटा जी। तो ये आपके पास बेटा हो गया, आपके पास स्कोप ऑफ फिज़िक्स का टॉपिक कंप्लीट हो गया आपका। ठीक है जी। तो बेटा अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनका भी भला हो और आपको भी अजर मिले। तो और बेटा मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अल्लाह हाफ़िज़।